जनजाति संग्रहालय के इस मुक्ताकाश परिसर में आयोजित आज के इस संवाद केंद्रित कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं कि गमक नाम से एक श्रृंखलाबद्ध विविध कलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों का क्रम लगभग एक पखवाड़े से बना हुआ है और गमक के दूसरे चरण की आज की ये वो महत्वपूर्ण सभा है जब हमारे साथ आज मौजूदा रंगकर्म की दशा और दिशा पर बातचीत करने के लिए हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री आलोक चटर्जी उपस्थित हैं। मैं आलोक चटर्जी जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक अप्रत्याशित महामारी के दुखद दौर से पिछले दिनों हम सब गुजरे और अब भी लगभग वो संतरास कहीं न कहीं दबा छुपा हम सबके भीतर है ही, लेकिन फिर भी जीवन को उम्मीद की नज़र से देखते हुए मनुष्यता हमेशा ही ऐसे संकट काल में भी अपने कदम आत्मविश्वास को संचित करते हुए आगे बढ़ाती रही है। और कलाकारों ने भी, संस्कृति कर्मियों ने भी इसी आत्मविश्वास का, इसी संबल का, इसी जिजीविषा का परिचय इस कोरोना काल में भी दिया है। ये तय है कि सारी कायनात ही लगभग खामोश थी, सिर्फ बोलबाला था तो कोरोना का। संस्कृति के मंच पर भी सन्नाटे रहे और कला शिविरों में भी चुप्पियां रहीं, लेकिन कलाकार के भीतर कहीं न कहीं एक सृजनात्मक आवेग भीतर कहीं न कहीं मौजूद था और अपनी इस तशनगी को, अपनी खामोशी को, अपनी कसकों को गाए बगाए व्यक्त करने का एक उपक्रम कलाकार भी अपनी तरह से करते ही रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर हमारे कला बिरादरी में से किसी को आई तो वो रंगकर्मियों को थी, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी कला है जो जनता के बीच जाकर की जाने वाली कला है। आप संगीत की साधना अपने घर पर कर सकते हैं, आप चित्रकारी अपने कैनवास पर रंग और रेखाओं के माध्यम से कोई एक प्रतिकृति उकेर सकते हैं, आप एक कोरे कागज पर अपनी कविता, अपनी कहानी, अपने अफसाने लिखकर अपने एक साहित्यिक और सृजनात्मक कसक को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक रंगकर्मी को जनता के बीच जाने में ही वो अपने भीतर अपने उत्कर्ष को सच्चे अर्थों में सार्थक मानता आया है। इसलिए रंगकर्मी कहीं न कहीं उदास थे, खामोश तो थे ही, और उस खामोशी को तोड़ने का काम अब हमारे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने किया है। जब थोड़ा सा पर्यावरण कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि हमारा इस कोविड-19 से निजात पाने को लेकर जिस तरह की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति बढ़ी है और फिर से जीवन में लौटने की एक कसम हम सबके भीतर, एक संकल्प हमारे भीतर कौंधा है, तो संस्कृति के मंच पर भी इस तरह की गहमा गहमी की शुरुआत हुई। आज हम बातचीत करेंगे आलोक चटर्जी जी से, और आलोक चटर्जी आज के रंगकर्म की चिंताओं के आलोक में हमारे आने वाले कल के रंगकर्म को लेकर अपनी दृष्टि हम सबसे साझा करेंगे। इससे पहले कि आलोक जी को मैं ये माइक्रोफोन दूं, आलोक चटर्जी का परिचय आप सबको देने की औपचारिकता ही मैं करूंगा, क्योंकि आलोक के लिए मध्य प्रदेश सपनों और संघर्षों की भूमि रही है और उनका कोई भी ऐसा आयाम नहीं है उनकी शख्सियत का जो कि आपसे अनछीना रहा हो। आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, लगभग 4 दशकों की उनकी रंग यात्रा है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्वर्ण पदक प्राप्त स्नातक हैं। और भारत भवन रंगमंडल की स्थापना जब हुई तब कांति जी ने अपने जिन प्रिय शिष्यों को के साथ मध्य प्रदेश की रंग यात्रा के कदम आगे बढ़ाए, उसमें आलोक चटर्जी उनके साथ में रहे। आलोक चटर्जी जी को कई पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। कई सारे नाटकों में वो एक नायक छवि के साथ हम सबसे मुतासिर होते रहे हैं और ये गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने इन दिनों उन्हें मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की कमान सौंपी है और जिसे अपनी तरह से एक नए अध्याय को रचने के संकल्प के साथ आलोक चटर्जी वहाँ पर सक्रिय हैं। आलोक भाई, आपसे गुजारिश है, ये माइक्रोफोन हाथ में लीजिए और रंगकर्म की मौजूदा स्थिति, और मौजूदा स्थिति तो क्या, हम थोड़ा सा कल को भी छूकर
आज की तरफ लौटें और आज को छूकर कल का हमारा रास्ता क्या होगा, इस पर भी हम कुछ बातचीत करें। इससे पहले कि हम आलोक भाई से उनके वक्तव्य का निवेदन करें, जैसे कि हमारी परंपरा है, गुलपोशी उनकी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हमारे बीच मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के माननीय निदेशक और प्रख्यात लेखक संस्कृति कर्मी श्री धर्मेंद्र पारे उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि धर्मेंद्र पारे जी मंच पर आएं और इससे पहले कि आलोक भाई मुखर हों, गुलदस्ता उनके हाथों में भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री आलोक चटर्जी जी का स्वागत डॉक्टर धर्मेंद्र पारे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। तो आलोक भाई, रंगकर्म के बारे में, नाटक के बारे में इस वक्त कुछ भी कहना या कोई भूमिका बनाना मैं बहुत ज़रूरी समझता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ इस मुक्ताकाश परिसर में यहाँ जितने लोग भी विराजमान हैं, ये सारे लोग हमारे रंगकर्म की आहटों से लगातार जुड़े रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे बीच आज श्री जयंत देशमुख भी मौजूद हैं। यूं हम उन्हें मुंबई के जयंत देशमुख के नाम से इन दिनों पुकारते हैं, लेकिन हमारा पहला हक उनको हमारे यानी कि मध्य प्रदेश के जयंत देशमुख कहते हुए हमारा मन खुशी से चलचलाता है, गर्वित महसूस करता है। जयंत भाई की उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जयंत देशमुख इस मंच का हिस्सा थे, बतौर वक्ता हाजिर थे, और उन्होंने भी अपनी तरह से हमारे मौजूदा रंगकर्म को लेकर और रंगकर्मियों को कुछ बहुत अच्छी सलाहें दी थी। उनका स्वागत। और आलोक भाई, आपसे निवेदन है, हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद विनय भाई। ये जो शब्द है मार्गदर्शन, बहुत कठिन शब्द है, क्योंकि जीवन में एक रंगकर्मी होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते हम सतत अपना सही मार्ग चुनने की दिशा में चल रहे होते हैं। चलना ही ध्येय है, मंजिल ही चलना है, चलने के अलावा और कोई मंजिल नहीं है। चलना ही एक यात्रा है, चलना ही एक पड़ाव है। आज के इस बहुत ही महती कार्यक्रम में जो मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है, मैं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और समस्त आयोजनकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को इतना लायक अभी भी नहीं समझता कि मैं किसी को मार्गदर्शन दूं। हाँ, मैं शायद थोड़ी अपनी बातें शेयर कर सकता हूं। तो वो बातें शुरू करते हैं। नमो नाट्य देवता नमो नमः, ओम गुरुभ्यो नमो नमः। तो कोरोना संकट जब आया तो हम सब उस बात को बार बार क्या दोहराएं, लोग ज़्यादातर OTT पे फिल्म देख रहे थे और नेटफ्लिक्स पे बिजी थे। बहुत ज़्यादा कुछ लोग अकेले हो गए थे। इस समय जो लोग अपने परिवार के साथ थे वो ज़्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि परिवार का एक भावनात्मक जो लगाव है, ताकत है, वो व्यक्ति को कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं बचाती रही। मेरा बेटा पिछले 15 सालों से गुजरात में रह के खेल रहा था क्रिकेट, पर कोरोना शुरू होने के पहले वो भोपाल आया था। तो लगभग 10 साल बाद एकमात्र बेटे के साथ हमको मैं उसको संकट काल का भी एक अवसर मानता हूं, क्योंकि संकट तो हमेशा ही आते हैं। संकट कब नहीं आए? अगर थोड़ा बहुत मजाक 61 में और 62 में लड़ाई छिड़ गई थी, फिर थोड़ा बड़ा हुआ 65 में लड़ाई छिड़ गई थी, 10 साल का हुआ 71 की लड़ाई हो गई थी, 14 साल का हुआ इमरजेंसी लग गई थी। तो लगातार जीवन में छुटपन से ही हम देखते आ रहे हैं, दमों जैसी जगहों से, कि जब रात को ब्लैकआउट होता है तो बंकरों में छुपते थे हम लोग रेलवे क्वार्टर के बाहर, क्योंकि पिताजी रेलवे में गार्ड थे, तो बंकरों में छुपते थे। लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं था कि सब कुछ पूरा बंद हो गया हो।
इसमें सबसे ज्यादा संकट कलाकारों के सामने आया, क्योंकि देश में 65 लाख लोग इस समय शौकिया रंगमंच कर रहे हैं। वो 65 लाख लोगों में से मुश्किल से 10 लाख लोगों के पास ग्रांट या अन्य सहूलियतें हैं। शेष अन्य कभी क्लास ले रहे हैं, कभी वर्कशॉप ले रहे हैं, कभी सरकार या प्राइवेट को शो मिल गया, उससे ही अपना काम चलाते हैं। तो वो एकदम संकट में आ गए, क्योंकि उनके पास कोई ना तो आर्थिक आधार है, ना कोई बचत है, और ना आगे काम कब शुरू होगा इसकी कोई उनको दिशा दिखाई दे रही थी। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि 52 साल की उम्र तक मैंने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ इसी भोपाल में फ्रीलांसिंग की है। तो सुबह उठने के पहले हम सोचते थे पति पत्नी की आज पीले रंग का दूध का पैकेट खरीदें, नीले रंग का या लाल रंग का, तो जितनी चिल्लर होगी उस हिसाब से ही दूध का पैकेट खरीदेंगे। तो मैं समझ सकता हूं कि कलाकारों की क्या दिक्कतें हुई होंगी। आज तो ठीक है, मैं नाट्य विद्यालय में हूं तो सैलरी मिलती है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कितने करोड़ों लाखों लोगों को दिक्कत हुई। सवाल यह है मेरा बहुत विनम्रता के साथ कि क्या कोरोना काल के पहले हर थिएटर वाला रोज वर्कशॉप और शो कर रहा था क्या? उसको हर दिन कार्यक्रम के प्रायोजक मिल रहे थे क्या हर महीने? ना, थिएटर में ऐसा कभी नहीं हुआ। 40 साल की अपनी रंग यात्रा में मैंने जो 32 साल फ्रीलांसिंग की है, उस फ्रीलांसिंग में मैंने पाया है कि कभी कभी एक महीने में 5 काम होते हैं, और कभी भी 5 महीने में 1 काम होता है, और कभी भी 2 महीने तक कोई काम नहीं होता। उन सारी परिस्थितियों से हर कलाकार लड़ता है, हर रंगकर्मी लड़ता है, और उसके परिवार वाले भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सवाल यह है कि हमारी मूल संकल्प शक्ति, हमारा रंग आधार हमें क्या देता है, उसके आधार पर हम क्या पॉजिटिव रच सकते हैं। लाइफ नेगेटिविटी का नाम नहीं है, लाइफ पॉजिटिविटी का नाम है। देयर इज नेगेटिविटी इन लाइफ, बट लाइफ इज नॉट अबाउट द नेगेटिविटी, लाइफ इज टोटली अबाउट ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पॉजिटिविटी। तो कोरोना काल में विनय भाई मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने बनारस के एक थिएटर ग्रुप के लिए लाइव परफॉर्मेंस फेसबुक पे 1.5 इंच ऊपर का किया, लॉकडाउन 1 और 2 के बीच में। 2 और 3 के बीच में मैंने कोरोना संकट के ऊपर लिखी हुई एक स्क्रिप्ट सोलो सिया, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर की। तो मैं अपने तरीके से काम करके अपने अंदर के अभिनेता के प्रैक्टिस को जगाए हुए था। लेकिन इस कोरोना के संकट ने हमको कितने अवसर दिए हैं, क्योंकि आज के युवा रंगकर्मी कविताएं नहीं पढ़ते, उसका पाठ करना उनको आता नहीं। आज के युवा रंगकर्मी बहुत अच्छी कहानियां, मनोविज्ञान, दर्शन की किताबें शायद बहुत कम संख्या में पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से शुरू करके स्थानीय स्तर तक आता हूं, तो भी यही पाता हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर की दया से वहां भी जाने का मौका मिलता है और FTI जाने का भी मौका मिलता है। पीपल आर हाईली क्वालिफाइड बाय डिग्रीज ओनली, बट दे हैव वेरी लेस हियर, दे आर वेरी लेस हियर। जब तक एक कविता का सौंदर्य आप निखार कर अपनी वाणी और संभाषण से व्यक्त नहीं कर सकते, आप देह भाषा और किस चीज से क्या कर लेंगे। आज के रंगकर्मी पेंटिंग की दुनिया से दूर है, संगीत की दुनिया से दूर है, जो रंग आधार है। कोरोना संकट में मैंने ये सोचा बहुत बार बार, वाह रंगमंच कितनी सामाजिक चीज है, और हम कितने असामाजिक हो गए थे। असामाजिक इस अर्थों में कि हर नाटक वाले को अपने नाटक की रिहर्सल और अपने शो की चिंता रहती थी, दूसरे का नाटक तो कोई नाटक वाला शायद ही देखता हो। कई बार तो टाइम भी होता हो तो बोल देता था यार उसका नाटक कि हम सिर्फ 1955 से 65 के बीच में लिखी गई बड़ी रंग कृतियों जैसे अंधायो, आषाढ़ का एक दिन, खामोश अदालत जारी है, गिधाड़े, ये सब महान कृतियां हैं, हर समय होंगी, हर युग में होंगी। लेकिन सिर्फ इन्हीं के ऊपर प्रोजेक्ट लेना, इन्हीं के ऊपर ग्रांट लेना, इन्हीं को करना जिससे लगे कि आप बड़े समझदार हैं। हम रंगकर्मियों के बीच में कुछ एक झूठ की प्रवृत्ति भी आई होगी। मैं एक ऐसे
संगीत से जुड़े हुए आदमी को जानता हूं जो एक फिल्म लोकल इंस्टीट्यूट में स्टेला एडलर और स्टैनिस्लवस्की पढ़ाने जाते हैं। तो मुझे मालूम नहीं कि किसका कितना ज्ञान है, किसका कितना नॉलेज है, लेकिन कोरोना संकट में जिनको काम करना था उन्होंने काम किया। हमारे कई मित्र थे बॉम्बे में, दिल्ली में, उन लोगों ने अपना चेहरा और शरीर बदल लिया एक्सरसाइज कर करके। रोज एक बंदा है जो रोज नाटक के गाने गाता है लाइव, तो कितने नाटकों के गाने सुने उससे। एक लड़का है जो रोज कोरोना संकट के ऊपर जो न्यूज आती है उसके ऊपर रेखांकन और पेंटिंग करके भेजता है एफबी पे। चीजों की पॉजिटिविटी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब सवाल है कि आगे का काम कैसे होगा। तो आगे का काम अब धीरे धीरे थोड़ा सहज होता जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे अनलॉक 5 के जो ऑर्डर आ गए हैं, तो अब ऑडिटोरियम के अंदर भी आधी क्षमता के साथ कर सकेंगे। खुले में तो कर ही रहे हैं लोग, कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि 6:30 बजे या 7 बजे खचाखच भरा हॉल हो और मंच पे घुसते ही तालियों की गड़गड़ाहट से रविंद्र भवन गूंज रहा हो, उसमें शायद 1 साल लगेगा, क्योंकि पूरी कैपेसिटी के साथ जब तक ऑडियंस नहीं आएगी तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल ये है कि एक्टर तो गिव एंड टेक पे चलता है। आप जो प्रतिक्रिया देते हैं उसी पे मेरी क्रिया है। तो मुझे प्रतिक्रिया का ही अभाव मिलेगा तो मेरे अंदर के आवेग का क्या होगा, मेरे अंदर के अभिनेता के दर्शन का क्या होगा। रंगमंच एक बहुत सामाजिक चीज है। हम इस सामाजिकता से थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गए थे। कोरोना संकट ने एक बम का काम किया है, एक गड्ढा पैदा किया है कि एक गड्ढा है, आपको उसको भरना है, एक दिक्कत है, आपको उसको क्रॉस करना है। मैं दमों के अपने दिन याद करता हूं तो मुझे याद है कि मैं अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने जाता था या भागवत कथा सुनने जाता था, या वो प्रहसन और भणेती के बुंदेलखंडी स्वांग होते थे वो देखने जाता था। तो उसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बच्चे सब होते थे। रंगमंच एलिट्स का नहीं था कि लेट्स गो भारत भवन एंड वॉच अ प्ले, यू नो वी आर वेरी कल्चर्ड। इस तरह का कुछ कॉस्मेटिक कल्चर नहीं था। कल्चर बहुत ही अनकॉस्मेटिक था, अर्दी था, वो जमीन से जुड़ा हुआ था। आज भी खंडवा में, बालाघाट में मैं जब नट सम्राट करने गया, डेथ ऑफ ए सेल्समैन करने गया, वहां 8 बजे से पहले शो शुरू नहीं होता। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, 8 बजे क्यों शो शुरू करते हो? बोले साहब यहाँ फैमिलीज आती हैं नाटक देखने, लोग नहीं आते सिर्फ। तो नाटक के बाद मैंने देखा कि दादा दादी, चाचा चाची, पोती, सब परिवार के परिवार लोग नाटक देखते हैं और नाटक देखने के बाद वो अभिनेताओं से मिलते हैं। ये सामाजिक संस्कृति का कहीं लोप हो गया था और मन में कहीं भावना ये है कि सामने वाले का नाटक खराब हो जाए फिर भी जानबूझ के ग्रीन रूम में जाके बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक देने से क्या होगा? मैंने जो 1 महीने रिहर्सल में किया वही मैं स्टेज में करूंगा। तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक देने से ना अच्छा होने वाला है, ना तुम्हारा आई कर्स यू बोलने से खराब होने वाला है। वो तो रंगमंच एक प्रतिबद्धता और अभ्यास और निरंतरता की चीज है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि जो बात है उस बात को समझना तो चाहिए, समझाना भी आना चाहिए। तो कोरोना काल के बाद अब स्क्रिप्ट बदलना पड़ेगा आपको। स्क्रिप्ट्स किस तरह की होंगी, जो आलेख आएंगे वो किस तरह के आएंगे। निश्चित रूप से बहुत से लेखकों ने इसमें कुछ लिखा है और कोरोना संकट में कम कैरेक्टर के या सोलो के या हमारी कहानियों के भंडार से बहुत कुछ निकाल लेने की गुंजाइश है। जो देवेंद्र राज अंकुर साहब का कहानियों का रंगमंच है वो इस मामले में हम लोग का दिशा निर्देश कर सकता है कि कितनी कहानियां पड़ी हुई हैं ऐसी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई अच्छे से। खेली तो छोड़ दीजिए आप, वही हम लोग घिसे पिटे 25-50 कहानियां लिए हुए हैं। नमक का दरोगा, करबला, पूस की एक रात, माता दीन चांद पर और इस तरह के कुछ नाटक, और वो भी अपना दोहराव होते होते अपनी ताजगी खो बैठे। तो नई कहानियां ढूंढने का अवसर आ गया है, उनको करने का अवसर आ गया है। मैं इन दिनों अपने ग्रुप के साथ सत्यजीत रे की 2 कहानियां कर रहा हूं। एक है खगम और दूसरी कहानी है ब्राउन साहब की कोठी। ये कहानियां आज तक कभी नहीं खेली गई, पूरे देश में कभी नहीं खेली गई, बल्कि ये तो बंगाल जो उनकी कर्मभूमि था वहां पे भी नहीं खेला गया।
तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने रचनाकार हैं। अब शिरवाडीकर का नाटक नट सम्राट कोई आज का नाटक नहीं है, वो तो 70s का नाटक है, लेकिन चूंकि 30-40 साल से उस नाटक को खंगाला नहीं गया था, इसलिए जब वो हुआ तो लोगों ने अपने तरीके से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा, जैसा भी है। सवाल ये है, कोरोना काल में हमने अपनी स्पीच वाचिक पे काम किया क्या? एक्टर्स ने बोलते ना टाइम नहीं मिलता, खूब टाइम था। उच्चारण सुधारने का खूब टाइम था। विश्वास बोलोगे तो विश्वास करने का इच्छा नहीं होगी मेरी, क्योंकि कोरोना काल में भी विश्वास बोलते रहे, उसके पहले भी विश्वास बोलते रहे और अभी भी विश्वास बोलते हो। अतीत भी वही, वर्तमान भी वही, भविष्य भी वही। अपनी स्पीच नहीं सुधारी, अपनी बॉडी पे काम नहीं किया, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम नहीं किया, अपने इंटेलेक्ट पे कितने लोगों ने काम किया। मुसीबतों का रोना बहुत आसान है। मुझे हमेशा वही बात याद आती है वो कैनेडी की नेवर आस्क व्हाट कंट्री हैज डन फॉर यू, ऑलवेज आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। तो जो रंगकर्म है, जो समाज है, जो सामाजिकता की बात करता है, हम कितने सामाजिक हुए, हम लोग कितने सामाजिक हैं। हमारे भोपाल के रंगकर्मियों ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। बहुत से ऐसे लोग जिनको आर्थिक मदद और तरह तरह की मदद की जरूरत थी, लोग गए हैं लॉकडाउन 1, 2, 3 में, कोई बिना प्रचार के गए हैं और किया है काम। मैं भोपाल के उन रंगकर्मियों को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली। कोई सिटी में रहता है, वो ज्योति टॉकीज पे जाके खाना बांट रहा है। कोई रहता है कोलार में, वो सुभाष नगर में जाके किसी को दवाइयां देने गया है। और शुरू में तो कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हुई जो सिगरेट पीते हैं बहुत, तो दुकानें बंद हो गई। तो पत्नी बड़ी खुश हो गई कि घर में धुआं नहीं उड़ रहा है, लेकिन उसको चैन कहां? वो तो यहां वहां कहीं चैनपुर की दास्तान करके कहीं से निकाल ले आता है सिगरेट, कहीं कोंटे से, किसी गली से। तो कॉमेडी भी होती है। देखिए, मुसीबत में हमेशा ट्रेजेडी नहीं होती, उसमें कॉमेडी भी होती है। पता चला फिर कोई देख रहा है, ए क्या कर रहा है, सिगरेट ले रहा है, भागे वहां से। अब इससे इतर जो लोग जो लेते होंगे उनको और दिक्कतें हुई होंगी। बहरहाल, कोरोना काल के बाद नए नाटककार आएंगे। मैं 5, 6, 7 तो पढ़ चुका हूं जिन्होंने नए नाटक इस बीच में लिखे हैं, और ऐसे भी कवियों को जानता हूं जिन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं कोरोना काल के ऊपर। उन कविताओं का मंचन क्यों नहीं हो सकता? हम बार बार बात करते हैं रंगमंच में समकालीन प्रासंगिकता की, द कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ द थिएटर। इट इज द टाइम टू प्रूव द कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ द थिएटर। मैं भारत रंग महोत्सव में जाता हूं, क्षमा कीजिएगा, इंग्लैंड का कोई थिएटर ग्रुप शेक्सपियर का नाटक लेके नहीं आता, रशिया का कोई ग्रुप चेखव का नाटक लेके नहीं आता, नॉर्वे का कोई नाटक ग्रुप इब्सन का नाटक लेके नहीं आता। इट इज ओनली वी हु प्रेज ऑल, इट इज ओनली वी हु प्रेज ऑल, बट दे आर नॉट प्रेइंग एस। हम कहते हैं कि वो क्या कालिदास हमारे यहां का शेक्सपियर है, पर क्या इंग्लैंड वाले कहते हैं कि शेक्सपियर हमारे यहां का कालिदास था? नहीं कहते। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। हम अपने बात को रखें, अगर हम हिंदी थिएटर करते हैं तो अगर आप भारतेंदु प्रसाद, पंत, निराला, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, कुमार अंबुज, राजेश जोशी सबकी परंपराओं से नहीं गुजरे हैं तो माफ करना, कविता मंचन आप कभी नहीं कर सकते। जो करेंगे बहुत खराब होगा, जो कविता पढ़ेंगे वो भी बहुत खराब पढ़ेंगे। आप यकीन कीजिए, मैं दावा में शर्त लगा सकता हूं, क्योंकि उसमें कोई बोध नहीं होगा, उसमें कोई चेतना नहीं होगी। साहित्य, कविता एक एक्टर को सुसंस्कृत बनाती है। अगर मैंने संगीत नहीं सीखा होता अपनी मां से, जिन्होंने टैगोर के बेटे से म्यूजिक सीखा था, मेरी मां स्वर्गीय चित्रा चैटर्जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे से म्यूजिक सीखा था और उसका शांति निकेतन से म्यूजिक सीखा था, और 14 साल की उम्र में वो संगीत विशारद थी। तो मैंने मां से संगीत सीखा, फिर मैं थिएटर में आया तो मैंने कारण जी से संगीत सीखा। तो मैं समझ पाया कि यथार्थवादी अभिनय, रियलिस्टिक ड्रामा में पोएट्री और म्यूजिक कहां आपको मदद करती है।
म्यूजिक से आप रियलिज्म को हासिल कर सकते हैं और रियलिज्म से ही आप म्यूजिक को हासिल कर सकते हैं। इट इज लाइक प्लेन जो है, हवाई जहाज जो है वो रियलिस्टिक है, हवाई पट्टी जो है वो रियलिस्टिक है, लेकिन हवाई पट्टी पे दौड़ लगाने के बाद प्लेन जब टेक ऑफ करता है, जो फ्लाई लेता है, वो उसका स्टाइलाइजेशन है। तो ये एक ही घटना के दो छोर बिंदु हैं, ना कि अंडा पहले की मुर्गी पहले। इसीलिए रंगकर्म को एक गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी ये उनका प्रोफेशन बन पाएगा। हम लोग बॉम्बे वालों को लेकर कई बार बड़ा मजाक बनाते हैं और अपना अहंकार पालते हैं, ए वो मुंबई वाला हो तो मुंबई का है। मुंबई में काम करने का अर्थ जानते हैं आप? मुंबई में काम करने का अर्थ है कि सुबह 6 बजे शूट है तो पहुंचना पड़ेगा 5 बजे, लोकल मिलेगी नहीं उस समय, तो कैसे भी करके आप जाएंगे, लेकिन जाएंगे। आपका मोबाइल हमेशा चार्ज होना चाहिए और ऑन होना चाहिए, नहीं तो कोई मीटिंग और कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया तो आप काम से चूक जाएंगे। आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, हमारे मित्र जयंत देशमुख बैठे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, अमिताभ बच्चन की फिल्म करो, कांटे, लेकिन अगर बच्चन साहब को सेट पसंद नहीं आया तो फिर जेडी साहब कहां जाएंगे? हाई रिस्क, उसके बाद वो पैसा मिलता है। और बॉम्बे की दूरी, भागना, आदमी जल्दी थक जाता है। मैं अपने मित्रों को देखता हूं, वो जल्दी थक रहे हैं, वो जल्दी शरीर से भी थक रहे हैं, मन से भी थक रहे हैं। और मैं अपने कई मित्र जो लेखक हैं बॉम्बे में, कविता और संवाद लिखते हैं, पीयूष मिश्रा एक बार मुझसे बोल रहे थे, मैं पक गया हूं बॉम्बे से, मैं पक गया हूं यार, मैं कब तक सिनेमा करूं, क्या है इसमें, अब लिख लिया, बहुत लिख लिया, यश चोपड़ा से लेकर अनुराग कश्यप तक के लिए लिख लिया, एक स्क्रिप्ट के लिए 60 लाख रुपए भी कमा लिए, पर मन तो ग्वालियर वाला है, जहां सितार सीखा था, जहां एलबीटी में जाता था। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो आपको सुखी दिख रहा है वो बहुत सुखी है, और हर आदमी जो आपको परेशान, तन्हा और दुखी दिख रहा है वो उतना ही परेशान, दुखी और तन्हा है। ऐसा कभी होता नहीं। कोरोना संकट के बाद नाटक लिखने में तो फर्क आएगा ही, नाटक करने में सबसे बड़ा चैलेंज है एक्टर का नहीं, डिजाइनर और डायरेक्टर का, क्योंकि अब वो डिजाइन सेंस काम नहीं करेगी आधे अधूरे में और अंधायुग में जो पहले थी। अब आपको कोरोना संकट को बैकग्राउंड में रखते हुए सेट डिजाइन करना पड़ेगा, नाटकों की ब्लॉकिंग का ढंग बदल जाएगा। ये स्टेज राइट, स्टेज लेफ्ट, डाउन सेंटर, कंधे पे हाथ रख के डायलॉग बोलना, दो लोगों का ऐसे देखना और चांद की रोशनी का आना, ये सब ब्लॉकिंग नाटक में अब नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सबसे पहला इमेजिनेशन डायरेक्टर का है, उसके टेस्ट का है, दूसरा डिजाइनर का है, फिर एक्टर का है कि एक्टर इसको कैसे फॉलो करेगा, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। क्योंकि एक्टर भांड नहीं होता, और जो वेस्ट में है, एक्टर इज एन एंटरटेनर। नो सॉरी, he is not an entertainer only, he entertains so you listen, so you stay back on your seat, but he is not only an entertainer। वो मदारी नहीं है भालू नचाने वाला, वो चूरन की पुड़िया बेचने वाला नहीं है, वो मार्केट में जीभ काट के जीभ जोड़ने दिखाने वाला नहीं है, वो एक गंभीर सामाजिक संवेदनशील प्राणी है। अगर है तो ही वो रंगमंच का, सिनेमा का, टेलीविजन का वास्तविक अभिनेता है। नहीं तो पैसे कमाने वाले लोग तो चौगड्डे में जाके नाच के भी पैसे कमा लेते हैं। पैसे कमाना जरूरी है, पर पैसे कैसे कमाए जाए ये उससे ज्यादा जरूरी है। कोरोना संकट हमारे साथ एक रीथिंकिंग का, एक रीवैल्यूएशन का टाइम लेके आया है। जब हमने अपने रिश्तों को पहचाना है, जब हमने अपने घर वालों को पहचाना है, अपने बेटे को, अपनी बीवी के साथ इतना वक्त गुजारा है, हमने बहुत साल बाद अपने दूध वाले की शक्ल देखी जो 6 बजे दूध का पैकेट रख के चला जाता था, हमने बहुत दिन बाद फैमिली के साथ बैठ के पूरी फिल्म ड्राइंग रूम में देखी है। ये सब कुछ अच्छी बातें थी, और आने वाले दिनों में और अच्छी बातें होंगी। और जो बीच का संकट था उसमें किसने कैसे अपना काम किया, ये भी मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। इसके बाद विनय भाई या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं अपनी सीमा में जरूर उत्तर देना चाहूंगा। आलोक भाई, मेरे मन में ही कुछ आपके इस वक्तव्य के बाद सवाल उमड़ रहे हैं। एक तो ये है कि पहले तो इसको संवारूं कि आपने इस वक्त का जो यथार्थ है इसका बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया। खूबसूरती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ही तफसील से आपने सारी चीज़ों को रखा।
और थोड़ी सी आहटें पहुंचाने की कोशिश की कि अब हमें किस तरह से करवट लेना है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस कोरोना बीमारी के बाद का जो वक्त है वो दरअसल रंगकर्म के नए प्रस्थान का वक्त भी है। बिल्कुल नए कूच का वक्त है जी, तो नए प्रस्थान का वक्त है। ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, जिसके आप माननीय निदेशक हैं और जो नई पीढ़ी के रंगकर्मियों को प्रशिक्षित कर और एक सुनहरा भविष्य सौंपने या उस राह पर जाने की एक पूरे संकल्प के साथ या उस उम्मीद के साथ में सक्रिय है, ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की अपनी अगली करवट क्या होगी? बहुत अच्छी बात कही। मैं शायद इस बात को ना कहता, क्योंकि मेरा वो कहना ऐसा लगता कि मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, लेकिन अच्छा किया। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 2011 में बना था। तब से लेके अभी तक 9 बैच निकल गए, 8 बैच निकल गए, 9वां बैच चल रहा है। इन 8 सालों के बाद पहली बार मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया है, अपना विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर। हम 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में मध्य प्रदेश के 5 शहरों में 5 बाल रंगमंच के ऊपर कार्यशालाएं स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। वहीं का ग्रुप, वहीं के डायरेक्टर, वहीं के बच्चे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो निर्देश है, रिहर्सल, कार्यशाला और लास्ट में एक शो। उसके बाद 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में 5 दूसरे शहरों में प्रस्तुतिपरक 5 बड़ों की कार्यशालाएं होंगी। मध्य प्रदेश की संस्कृति इसके अंचलों की संस्कृति है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़ इसके अविभाज्य हिस्से हैं। हम बुंदेलखंड का ये वर्कशॉप टीकमगढ़ में करने वाले हैं, मालवा का कालिदास अकादमी के साथ मिलकर हम करने वाले हैं उज्जैन में, निमाड़ का हम सोनी जी, विजय सोनी जी के साथ, नट निमाड़ के साथ करने वाले हैं। और इसके बाद हमें लगा बघेलखंड में वहाँ कुंदेर कर रहे हैं, नीरज कुंदेर कर रहे हैं। इसके बाद हमें लगा मध्य प्रदेश में एक शहर ऐसा है जो किसी खंड में नहीं आता लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रंगकर्म का केंद्र है, वो है ग्वालियर। नॉर्थ इंडिया की ओर से पड़ने वाला सबसे बड़ा शहर है वो। तो वहाँ भी हमने मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से पंजीकृत एक संस्था को दिया है। तो अगले 4-5 महीने तक मध्य प्रदेश के 10 शहरों में नाट्य विद्यालय के सहयोग से ये कार्यशालाएं होंगी प्रस्तुतिपरक। और एक सांस्कृतिक जगत में, सांस्कृतिक जगत तो नहीं कहना चाहिए, नाट्य जगत में जो शौकिया कलाकारों के बीच में एक थोड़ी छटपटाहट और शुरू करने की इच्छा है, उसको हम थोड़ा और अग्निहोम दे रहे हैं कि वो अपना काम और अच्छे से करें। इसमें हम एक काम और भी कर रहे हैं कि हमारे नाट्य विद्यालय के जो विद्यार्थी टेक्निकल कामों में बड़े अच्छे हैं, संगीत, लाइट, सेट, उन लोगों को हम हर प्रस्तुति के 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले उस जगह भेजेंगे ताकि वो उस ग्रुप को मदद कर सकें टेक्निकल कामों में। तो नाट्य विद्यालय के ग्रेजुएट लोग, वहाँ के स्थानीय लोग और नाट्य विद्यालय का प्रबंधन इसमें जुटा रहेगा। हर अंचल के कार्यशाला के लिए एक कोऑर्डिनेटर भी है जिसकी रिपोर्ट आएगी कि वर्कशॉप कैसा चल रहा है और प्रस्तुति कैसी हुई। उस कोऑर्डिनेटर को भी उसी अंचल से ही चुना जाएगा जो उस अंचल को जानता हो। तो आगामी दिनों में ये योजना है। एक योजना ये है कि कला समीक्षकों के साथ एक 4-5 दिन का छोटा कार्यक्रम किया जाए, 2 घंटे प्रतिदिन का, जिसमें दिल्ली से और भोपाल से कुछ वरिष्ठ कला समीक्षक शामिल हों और वो आज लिखने वालों को प्रेरित करें कि दरअसल नाट्य समीक्षा के प्रेरक और अनुमूलक अनुप्राणित तत्व क्या है। इट इज नॉट ओनली रिपोर्टिंग कि फलानी जगह फलाना हुआ, फलाने किया, फलाने देगा, वो तो रिपोर्टिंग हो गई। समीक्षा की बात कर रहा हूं। और भोपाल एक ऐसा शहर है जहां का मीडिया कला और संस्कृति जगत को जितनी जगह देता है देश में, मैंने चंडीगढ़ के अलावा और कोई दूसरा शहर नहीं देखा। चंडीगढ़ भी इसलिए क्योंकि वो केंद्र शासित भी है, पंजाब भी है और हरियाणा भी है, इसलिए 3 जगहों के अखबार हैं। लेकिन भोपाल तो एक इंडिविजुअल स्टेट का कैपिटल है और यहां जितना कला जगत को और सांस्कृतिक जगत को जो ऊंचा दर्जा दिया गया है वो बहुत अभूतपूर्व है। तो मैं याद करता हूं कि जब मैं रंगकर्म शुरू कर रहा था तो आदरणीय नेमीचंद जैन और सुरेश अवस्थी, जयदेव तनेजा, सत्येंद्र तनेजा जैसे समीक्षक होते थे जो लिख देते थे कि फलाने डायरेक्टर का नाम बहुत बड़ा है लेकिन नाटक अच्छा नहीं हुआ, तो उस नाटक का शो अगला होना मुश्किल होता था।
और कोई युवा के बारे में लिख देते थे ये आने वाले रंगकर्मियों का प्रतिनिधि बन के उभरेगा, तो उसको लगातार फिर शो मिलने लगते थे। लेखनी का चमत्कार था, क्योंकि वो लोग एजरा पाउंड ईट्स से लेके इमर्सन, बार्कले, फ्रायड से लेके टॉलस्टॉय, टैगोर, शरद चंद्र से लेके भिखारीदास ठाकुर और राम साहेब पांडे सबको जानते थे। तो जानते थे कि कलाकार की भावभूमि कहां से आती है, उस भावभूमि से ही वो रंग भूमि आती है, उस रंग भूमि से ही वो अनुभूति का जगत उत्पन्न होता है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई। सवाल तो और बहुत सारे हैं और बातचीत का सिलसिला बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ऑडियंस में से अगर कोई सवाल करना चाहे या इस वक्तव्य में कोई बातचीत अपनी जोड़ना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कोई सवाल या कुछ भी यदि इस वक्तव्य के मद्देनजर आपको लगता है कि इसमें जोड़ा जा सकता है तो आपका स्वागत है। बहरहाल चलिए एक सवाल, यूँ तो बहुत सारे सवाल आपसे बातचीत के दौरान मन में उमड़ते हैं, लेकिन एक सवाल जो आपके वक्तव्य से ही उठाता हूँ। आपने कहा कि अब हमारे रंगकर्म का जो चेहरा है वो थोड़ा सा बदला सा होगा, और यूँ तो आप जानते हैं कि रंगकर्म तो प्रयोग के साथ ही आगे बढ़ता है, हमेशा एक नवाचार की गुंजाइश वहाँ बनी रहती है हर मंचन के ठीक दूसरे बाद वो नहीं होता जो कि पहले हो चुका होता है। बहरहाल लेकिन इन दिनों जो रूम थिएटर, टेरेस थिएटर और मोबाइल थिएटर की एक ऐसी सुगबुगाहट दिखाई और सुनाई दे रही है कि क्या अब इस तरह के थिएटर को हम अपनाएं, या वो थिएटर अगर हम अपनाते हैं करते हुए तो वो कितना सार्थक होगा, उसकी रीच कितनी होगी, इस पर थोड़ा बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। टेरेस थिएटर से याद आता है, धर्मवीर भारती जी की कृति अंधायुग का पहला प्रदर्शन सत्यदेव दुबे जी ने किया था मुंबई में। हॉल का किराया भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए एक अमीर दोस्त जिसका जुहू में घर था, उसके घर की टेरेस को चुना गया और जुहू की रेत पे नीचे दर्शक बिठाए गए। वो अंधायुग का पहला प्रोडक्शन है और इतना सफल प्रोडक्शन था, उसी से निकल के आए थे अमरीश पुरी साहब। उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरा थिएटर टेरेस में किया, जन अरण्य, जिसमें अमरीश पुरी महाभारत के 8 चरित्र अकेले निभाते थे। तो टेरेस थिएटर का भविष्य अब दोबारा आ गया है। बहुत ज्यादा जो हम लोग प्रोसीनियम और हॉल के चक्कर में फंसे हुए थे, खुले में रंगमंच का अवसर आया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति खुले रंगमंच पे ही होती है। मैं शुरू किया था बात रामलीला भागवत कथाओं से, प्रहसन स्वांग से, और आज भी हमारे लोक नाट्य खुले मंच पे होते हैं। एक पेड़ के नीचे कोई चबूतरा है, वहां पे 2 लगा दिया पेट्रोमैक्स या लाइट, और अपना आसपास लोग बैठ गए, माइक पे अनाउंस हो गया, गांव वाले जल्दी आओ, गांव वाले जल्दी आओ। अभी पिछले दिनों में एक गांव गया था, वहां पे महलवारा, बुंदेलखंड का एक गांव है, वहां मैं मदारीपुर जंक्शन का शो करने गया था। तो शो था 7:30 बजे से, और 7 बजे तक दर्शक का एक का नाम नहीं था। तो मैंने आयोजक से पूछा कि यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए? तो बुंदेलखंडी ने बोला, अभी देखते जाओ भैया, भीड़ इतनी हो जाए कि हल्ला ही हल्ला होए। और फिर मैं आपको यकीन बनाऊं, जीप में और ट्रैक्टरों में बैठ के लोग बैठे हुए नाटक देख रहे थे, पूरा मैदान भरा हुआ था। तब लगता है कि नाटक देख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उसका एक मान और अभिमान भी होता है कि हाँ, हमें देखने के लिए इतने लोग हैं। मेरे एक मित्र हैं जो विंध्याचल में काम करते हैं, उन्होंने विंध्याचल के गांव में 3 दिन तक लगातार नाटक किए, कॉमेडी नाटक। जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बैलगाड़ी में सामान था, बर्तन, कपड़े, राशन, घी के डब्बे, ये गांव वालों ने उपहार में दिए थे नाटक देखने के लिए। तो मैंने कहा कितने का सामान था? तो बोले लाख रुपए से ऊपर का था। 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान 3 बैलगाड़ियों में लद के आई। आज की बात बता रहा हूं मैं, अभी की बात बता रहा हूं। दरअसल हमने अपने आप को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर लिया है मेट्रोज, रेट्रोज एंड कैपिटल्स में। हम भूल गए कि 85% जनता अभी भी हमारी कहाँ रहती है, ग्रामीण भारत में।
उस ग्रामीण भारत की संस्कृति की धड़क अब फिर आ गई है। और आधुनिक अर्थों में जैसे बाहर हो रहा है वैसे हमारे यहाँ हो सकता है म्यूजियम थीम बेस्ड थिएटर। हर शहर में संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम होते हैं, आर्कियोलॉजी होती है, वहां की थीम के ऊपर आधारित नाटकों को लिखकर वहीं उसी कैंपस में खुले में किया जाए। ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। ये जर्मनी में बहुत सक्सेसफुल है, जर्मनी में 10 साल से चल रहा है। और बॉम्बे में चल रहा है स्टूडियो थिएटर, एक छोटा सा कमरा है ये जहाँ सामने लाइट है, वहाँ से यहाँ तक, वहाँ बेंचों पे लोग बैठे हैं, उसमें पीछे सीट नहीं है ताकि आप टिक नहीं सकते, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। 200 रुपये टिकट है, 50 लोग आ सकते हैं, फुल हाउसफुल। बॉम्बे में भी हो रहा है। हम लोग अच्छी चीजों से प्रेरित होने में थोड़ा पीछे हो रहे हैं। हम सिर्फ नाटकों की स्क्रिप्ट ले रहे हैं महानगरों से, प्रस्तुतिकरण की शैली ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल आचरण है, थिएटर का मूल तत्व मुझे लगता है सत्यता, सरलता और सहजता। इन 3 स पे चलता है वो। और जहां उसमें आपने वीडियो इम्प्लांट किया, जहां उसमें आपने टेक्नोलॉजी इम्प्लांट की, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी बड़ी है कि फिर वो आपको खाने लगती है। क्योंकि सिनेमा में आप कैमरे से नदी को नदी दिखा सकते हैं, लेकिन थिएटर का चमत्कार ही है कि 2 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ बैठे, नीले रंग का कपड़ा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और क्रॉस लाइट दे दी एंड पीपल आर क्लैपिंग कि हाँ नदी है, चाहे वो ब्रेख्त का नाटक ही हो। तो कल्पनाशील होना पड़ेगा और अधिक विनय भाई, हमें लगता है हम रंगकर्मियों को और कल्पनाशील होना पड़ेगा। नए रास्ते तलाश नहीं होंगे, उठाने होंगे अभिव्यक्ति के सारे खतरे। जी जी जी। एक बार फिर आप सब लोगों से ये अपेक्षा और ये निवेदन कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहरहाल तो आलोक भाई, बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आए भी इत्तेफाक मुलाकात की तरह। तो ये मुलाकातों का जो सिलसिला है ये और संवादों का जो सिलसिला है वो बना रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के आमंत्रण पर हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी ने रंगकर्म पर संवाद की शुरुआत की थी। दूसरी कड़ी में जयंत देशमुख हमारे साथ जुड़े और तीसरी कड़ी में आप हमारे साथ शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की। हमारे रंगकर्मियों के लिए भविष्य की कुछ बहुत ही साफ सुथरी सी राहें आपने दिखाई और एक आत्मविश्वास का संचार भी आपने किया। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय जो पूरे मध्य प्रदेश में एक नए रंग आंदोलन की शक्ल में पहुंच रहा है, खासतौर पे कस्बों में, और जिसको हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण होता है, महानगरों से सुदूर कस्बों की ओर जाना। तो ये जो उम्मीद की किरण आपने दिखाई है, हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत कौतूहल के साथ हमारे आने वाले कल को देखेंगे कि हमारा रंगकर्म अपनी आवाज़ों के साथ, अपनी छवियों के साथ, अपने अक्स के साथ कहाँ तक कितना पहुँच पा रहा है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की बातचीत को यहीं हम विश्राम कहते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित आज की गमक की सभा में आप सब पधारे, आप सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों का भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हमारी गमक की श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुतियों का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी गतिविधियों में भी आप सभी आग्रहपूर्वक आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मुझ जैसे अकिंचन को सुनने के लिए आपने इतना सब्र दिखाया। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।